नमस्कार। सीरिया में असद के पतन के बाद से एक सवाल जो सबके दिलो दिमाग में अभी मौजूद है वह यह है कि रूस का क्या होगा। वाजिब बात है, रूस की प्रतिष्ठा इस घटना के बाद जरूर धूमिल हो गई है, क्योंकि रूस का पूरा सपोर्ट था, मैं कहूँ पुतिन का पूरा सपोर्ट था असद के साथ। और असद का इस ढंग से वहाँ भागा जाना और वहाँ पर विद्रोहियों का कब्जा होना, और माना जा रहा है कि इसमें अमेरिका और इसराइल ने पूरा साथ दिया। तो अब क्या होगा रूस का? और उस परिस्थिति में यह न्यूज़ और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है जब प्रश्न ये उठता है कि सीरिया में मौजूद रूसी अड्डे का अब क्या होगा। यहाँ पर आप इस बात को जरूर जानें कि सीरिया में दो ऐसे सैन्य अड्डे हैं एकदम भूमध्य सागर से सटे हुए, हिमिम और टार्टस। हिमिम और टार्टस आप देख रहे हैं, यहाँ पर है हिमिम और टार्टस। ये दोनों पर रूस के सैन्य अड्डे स्थापित है और बड़ा बढ़िया है। पहला है टार्टस, सबसे पहले ये स्थापित हुआ था, फिर हिमिम सब हवाई अड्डा वहां पर स्थापित हुआ। दोनों की दूरी महज 20 किलोमीटर के आसपास की है। 2011 में जब सीरिया में गृहयुद्ध शुरू हुआ तो असद को पूरा सपोर्ट किया व्लादिमीर पुतिन ने। वहां से दोस्ती शुरू हुई और इस दोस्ती का परिणाम था कि सितंबर में, यानी सितंबर का महीना था 2015 का, जब रूस एक बहुत बड़ा सैन्य टुकड़ी को सीरिया भेज दिया और बोला कि अब आपको कोई दिक्कत नहीं है। और इसी परिस्थिति में आगे चलकर ये दो सैन्य अड्डे स्थापित हुए। अब पूरा मीडिया में सुर्खियों में बना हुआ है कि अब वो सैन्य अड्डा क्या होगा। उस परिस्थिति में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आज आपको जानना, जब रूस के राष्ट्रपति के जो प्रवक्ता हैं दिमित्र पोस्कोव, उन्होंने बाकायदा ये बात कहा है कि भविष्य में सैन्य अड्डा के बारे में क्या किया जाएगा ये आने वाली सीरिया की सरकार के साथ हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन इस बयान को, जो पोस्कोव ने बयान दिया है, इस पर बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही हैं, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि रूसी सेना वहां से बाहर निकलने का अब सोचना शुरू कर दिया है, क्योंकि शायद उन्हें पक्का विश्वास हो गया है कि सत्ता विद्रोही गुट या अमेरिका समर्थित गुट का आएगा, तो टार्टस हो चाहे हिमिम हो, यहां से अब धीरे धीरे सेना को वापस निकालना होगा। बीते दिनों में वहां पर सैटेलाइट की तस्वीरों से यह पता चल चुका है कि रूस ने अपने जहाजों को अब तट से थोड़ा दूर ले जाना शुरू कर दिया है कि कहीं विद्रोही उस पर अटैक कर दें, बिना वजह का एक बड़ा नुकसान हो जाएगा। यहां पर आप इस बात को भी आज जानें कि रूस ने कम से कम अस्थायी तौर पर अपने जहाजों को बंदरगाह से बाहर कर दिया है, और साथ ही दो गाइडेड मिसाइल बेड़े भी हैं जो सीरिया के तट से लगभग 13 किलोमीटर दूर है। मतलब ये मिसाइल जो पहले सटे हुए थे, गाइडेड मिसाइल का बेड़ा और जो जहाज सीरिया के तट पर लगे हुए थे, उससे थोड़ा दूर अब रूस ने कर दिया है। सैटेलाइट तस्वीर से अब ये साफ दिख रहा है, यानी दबे पांव ही सही, धीरे धीरे अब रूस अपना बैकअप प्लान शुरू कर दिया। लेकिन ये बैकअप प्लान बहुत आसान नहीं होगा, क्योंकि माना जा रहा है कि ये दोनों बंदरगाह मिला करके करीब करीब 7,500 रूसी सैनिक वहां पर है, और बहुत हथियार और भारी मात्रा में उपकरण वहां पर है, सैन्य उपकरण, खासकर हिमिम में। हिमिम की स्थिति यह है कि वहां पर बहुत भारी भारी टैंक भी रसिया ने धीरे धीरे करके, है ना, दिन प्रतिदिन करके वहां पर डिप्लॉय कर दिया है। कई मिसाइल, टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, कई सारी चीज। और इसमें बहुत इनिशिएटिव लिया था बढ़ चढ़ करके पुतिन ने। इसके पीछे क्या कारण था आखिर, वो तो हम बाद में आएंगे। एक कारण तो ये जरूर हो सकता है कि भूमध्य सागर पर अमेरिका के वर्चस्व को कम करने के लिए, और कहीं ना कहीं एक तरह से कहा जाए डिटरेंस के रूप में उन्होंने इसका प्रयोग किया। लेकिन इतनी भारी संख्या में जो उपकरण और सैनिक मौजूद है, माना जा रहा है, जो बीबीसी प्रवक्ताओं ने कहा कि विश्व का सबसे बड़ा जो भारी विमानों को इस्तेमाल जो जहाज है, AN-124, जो एक कार्गो शिप है, जो सामानों को इधर उधर ले जाने के लिए इस्तेमाल होता है, कार्गो शिप, विश्व की सबसे बड़ी कार्गो शिप है AN-24, ये रसिया का ही है। बोला जा रहा है कि इसका इस्तेमाल रसिया यदि करेगा तो शायद हिमिम से सैन्य अड्डे की पट्टी से सब चीजों को निकाला जा सकता है इस हवाई जहाज के द्वारा। लेकिन यदि जल्दबाजी में हिमिम सैन्य अड्डे से निकालने का यदि प्रयास भी करेगा, तो कम से कम वक्त में 100 से अधिक बार इसका इस्तेमाल करना होगा, यानी AN-124। और साथ ही साथ इसका जो सेकंड है छोटा विमान, इससे एक छोटा है, जिसको IL-76 विमान कहा जाता है। तो माना जा रहा है कि यदि कम वक्त में थोड़ा सा हड़बड़ा करके भी यदि ये काम किया जाए, तो 100 से अधिक फेरे लगाने पड़ेंगे रसिया को यहाँ से सामान को ले जाने में। इतना बहुत ज्यादा सामान उन्होंने डिप्लॉय कर दिया था, यानी रूस
बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक होकर ये काम कर रहा था, लेकिन उसे शायद ये पता नहीं था कि अमेरिका क्या सोच रहा है। यहाँ पर एक बात, बहुत दिलचस्प सी बात है कि एक संभावना यह भी है कि आगे चल करके, जैसे कि आप देख रहे हैं ये सीरिया है, ये आगे चल करके एक संभावना ये बैठती है कि यहाँ से ये जहाज के द्वारा कुछ सामानों को यहाँ से बोस्फोरस और डोनालीज होते हुए, ब्लैक सी होते हुए ये रसिया तक ले जाया जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये जो दोनों क्षेत्र हैं, जो ये जल संधियां हैं यहाँ पर, डोनालीज और बास्फोरस, जो टर्की के अधिकार क्षेत्र में भी आता है, ये बाकायदा यहाँ पर टर्की बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है और रसिया को इस रास्ते को शायद अपने माइंड से हटाना भी पड़ सकता है। इसके पीछे कारण क्या है, तो जरा देख लीजिए कारण क्या है। बड़ा साधारण सा एक कारण है कि जब यूक्रेन और रसिया के बीच युद्ध शुरू हुआ था, तो उसके बाद एक संधि हुई थी, मॉन्ट्रेनियू संधि, और इसके तहत रूस और यूक्रेन दोनों को, युद्धपोतों को, बास्फोरस और डोनालीज जो जल संधियां हैं, उसके लिए इन दोनों को बंद कर दिया गया। मतलब ये दोनों जो है, ये दोनों बाकायदा, पुतिन हो चाहे वो जेलेंस्की हो, वह एर्दोगन ने इस संधि के द्वारा इन दोनों को इन रास्ते से बंद कर दिया कि आप इधर से अब नहीं जा सकते। इसका मतलब सिंपल है, इस संधि के द्वारा कम से कम ये रास्ता तो बंद हो चुका है। यानी अब आप सिंपल आप समझ सकते हैं कि रसिया को कौन सा रास्ता अपनाना पड़ेगा। रसिया को सीरिया से यदि सामान लेके जाना है वापस, और जहाज के थ्रू, यदि मैं कहूँ शिप के थ्रू, तो वो इस रास्ते से बाहर निकल सकता है और यहाँ से होते हुए वो जिब्राल्टर होते हुए बाहर निकलना पड़ेगा। यदि मैं बात कहूँ जिब्राल्टर होते हुए बाहर निकलने का मतलब क्या है, तो जरा इसको और अच्छे तरीके से आप इस फिगर में आप समझ सकते हैं कि यदि रसिया इससे बाहर निकलना चाहता है यहाँ से, तो आप देख लीजिए यहाँ पर ये है आपका एक मिनट, ये सीरिया है, और सीरिया से अब इसको मेडिटेरियन सी होते हुए और ये जिब्राल्टर जल संधि होते हुए, ये यहाँ से, इधर से होते हुए, या तो बाल्टिक सी से होते हुए यहाँ तक पहुंचेगा। ये देखिए बाल्टिक सी होकर के यहाँ तक पहुंचा। या एक दूसरा रास्ता है कि वह बाहर ही बाहर नॉर्वेजियन सी होते हुए और इस रास्ते से यहाँ तक पहुंचे। ये दोनों ही रास्ते से जाना इनकी मजबूरी है, क्योंकि यहाँ पर टर्की ने लगा दिया है प्रतिबंध, दोनों देशों के लिए, यूक्रेन के लिए भी और रसिया के लिए। और ये रास्ता बहुत महंगा पड़ने वाला है रसिया के लिए। यानी रसिया का खर्च, वहां से यदि वो सेफ निकलना भी चाहते हैं एक, तो शायद रसिया के लिए बहुत कॉस्टली पड़ेगा। यहां पर दूसरी बात, इस बात को भी आप समझें कि आखिर रूस के लिए क्या मायने हो सकता है यहां से हटना। एक तो रूस की प्रतिष्ठा सीरिया और उसके आसपास के क्षेत्र में कहीं ना कहीं कम तो होगी ही, लेकिन यहां से जो ये, यदि अपने सैन्य अड्डों को यहां से ये हटाते हैं, दोनों सैन्य अड्डों को, तो यह कहीं ना कहीं अफ्रीका में, जो रूस आसानी से अफ्रीका पहुंच जाता था, वहां पर भी इसको दिक्कत पहुंच सकता है। क्योंकि हाल फिलहाल में रसिया की मौजूदगी अफ्रीका में बहुत बढ़ गई थी और दिलचस्पी बढ़ गई थी, और माना जा रहा था कि सीरिया के थ्रू अफ्रीका में यह अपने काम को अंजाम दे रहे थे। खासकर उस परिप्रेक्ष्य में आप इसको समझना होगा कि जो हेमिम जो सैन्य अड्डा है, यहाँ से बहुत सारे सामान, इक्विपमेंट्स वगैरह अफ्रीका में मौजूद प्राइवेट आर्मी जो वैगनर ग्रुप है, और रूस की कई परियोजनाओं तक सामान ले जाने और लाने के लिए लॉजिस्टिक सेंटर के रूप में हेमिम काम कर रहा था। आपको वेनेगर ग्रुप के बारे में मालूम ही है। वेनेगर ग्रुप जो एक प्राइवेट ग्रुप है, लड़ाकों का एक प्राइवेट ग्रुप है, जो रसिया के लिए काम करता है। आपको पता है चेचनिया युद्ध में रसिया ने इसका बहुत इस्तेमाल किया। उसके बाद से आपको पता है यूक्रेन वॉर में भी ये भाड़े के सैनिक के रूप में है जो काम कर रहे हैं, और ये आज के तारीख में ये पूरा का पूरा एक्टिवेट हो चुके हैं, माना जाता है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में बहुत एक्टिव हो चुका है। खासकर जो रूस का, जो वेनेगार ग्रुप का जो एक व्यक्ति था जिसका नाम है प्रिगोजिन का आपको पता होगा कि इसने क्रेमलिन, यानी कि यदि मैं कहूं कि रसिया के साथ, पुतिन के साथ खुलेआम टकराव कर दिया। तो आपको पता होगा कि जो यूक्रेन वॉर चल रहा था उसी समय ये जो भाड़े के सैनिक जो वेगनर ग्रुप के हैं, इनमें का जो प्रमुख नेता है, यानी मैं कहूँ हेड, प्रिगोजिन, वो खुलेआम बगावत कर दिए। उसके कुछ ही दिनों के बाद आपको पता होगा उनकी रहस्यमय ढंग से दुर्घटना मृत्यु हो गई। इस मृत्यु के बाद तो और वेगनर ग्रुप ज्यादा सक्रिय हो गया अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। माना जा रहा है कि कई जर्मन अखबार हैं, उन्होंने बाकायदा इस बात को कहा है कि जो अफ्रीका का जो कोर क्षेत्र है बेसिकली, वहां पर इनका बहुत ज्यादा नियंत्रण हो चुका है। यदि मैं बात कहूँ अफ्रीका का जो कोर, अफ्रीका जो क्षेत्र है अफ्रीका का, वहां पर ये वैगनर ग्रुप
रसिया के लिए काम कर रहा है और माना जाता है कि चीन के बाद यदि सबसे ज्यादा कोई वैश्विक पटल पर वहां पर अफ्रीका में नजर आ रहा है तो वो रसिया ही है। और रसिया ये सारा काम अपना वैगनर ग्रुप के द्वारा कर रहा है। हाँ, ये बात भी है कि रसिया इसके लिए थोड़ा बहुत, यदि मैं कहूँ, सांस्कृतिक संस्थानों का भी सहारा ले रहा है, यानी मैं कहूँ सॉफ्ट पावर का भी सहारा ले रहा है। लेकिन वैगनर ग्रुप को बहुत ज्यादा सक्रिय कर दिया गया है अफ्रीका में पुतिन के द्वारा, जो आगे चल करके बैलेंस कर सकते हैं अफ्रीका में रसिया को, और रसिया के हित को वो सुरक्षित कर सकते हैं। आपको पता है वैगनर ग्रुप में चाहे सूडान हो, चाहे मिस्र हो, अल्जीरिया हो, यहाँ के भाड़े के लोग यहाँ पर शामिल हो चुके हैं और बड़ी संख्या में शामिल हुए हैं। और ये सब एक तरह से गरीब लोग हैं, पैसे के लिए ये आ जाते हैं और लगातार इसके साथ ये जुड़े हुए हैं। अब प्रॉब्लम ये हो गया है कि यदि तुरंत आनन फानन में यदि रसिया को यहाँ से हटना पड़े तो ये वैगनर ग्रुप को जो सपोर्ट किया जा रहा था, वैगनर ग्रुप का जो प्रभाव धीरे धीरे अफ्रीका में बढ़ता जा रहा था, जिसमें टर्की का ये दोनों बंदरगाह बहुत जबरदस्त ढंग से सहायता कर रहा था, वो अब कहीं ना कहीं दिक्कत में पड़ सकता है। वैसे एक बात जान रखिए कि रूस की सरकार बहुत देर से ये कहते रही, लगातार कहते हुए आ रही है कि जो टार्टस है हेमिम को छोड़ करके, वो मेरा कोई सैन्य अड्डा नहीं था, मैं तो यहाँ केवल जहाजों को मरम्मत करने की एक जगह थी, इसे सैन्य अड्डा कहना गलत होगा। चलिए मान लेते हैं इसे सैन्य अड्डा कहना गलत होगा, लेकिन हेमिम के बारे में क्या कहा जाएगा, जहां से अब रसिया को लगता है कि अब धीरे धीरे पूरे सैनिकों को बाहर निकालना होगा। या तो रसिया इन विमानों का प्रयोग करके 100 से ज्यादा उड़ानों को करके सारे चीजों को ले जाए, या इतने बड़े रास्ते को फॉलो करके बाहर निकले। दोनों ही परिप्रेक्ष्य में रसिया को बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ सकती है। और साथ साथ ये प्रतिष्ठा का जो विषय है, एक तरह से कहा जाए पुतिन का, इस पर भी एक ढंग से आंच हो पड़ सकता है और एक प्रमुख जो सैन्य अड्डा है वह भी रसिया के हाथ से बाहर निकलता अब नजर आ रहा है। चलिए फिर मिलते हैं अपने इस नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।